नमस्कार। चलिए, आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, बिल्कुल एक स्टूडेंट के नोटबुक की तरह। हमारा आज का विषय है प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, वैदिक काल। तो तैयार हो जाइए इन नोट्स के जरिए इस पूरे युग की कहानी को परत दर परत समझने के लिए। तो हमारी ये यात्रा शुरू होगी वैदिक काल के एक क्विक इंट्रोडक्शन से। फिर हम जानेंगे कि इस युग को बनाने वाले लोग यानी आर्य आखिर थे कौन, वो कैसे जीते थे, और फिर देखेंगे कि उनके समाज में ऐसा क्या बड़ा बदलाव आया जिसने आगे चलकर भारत के पहले साम्राज्यों की नींव रखी। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। यह भारत की पहली शहरी क्रांति थी, है ना? लेकिन ये रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गई और इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। इसी चैप्टर को हम कहते हैं वैदिक काल। अब देखिए, समझने में आसानी हो इसलिए इतिहासकारों ने इस पूरे काल को दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। इस युग के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका सोर्स हैं वेद। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह ज्ञान शुरू में लिखा नहीं गया था, बल्कि हजारों सालों तक गुरु शिष्य परंपरा में सिर्फ सुनकर और याद करके ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस नए युग की शुरुआत किसने की? जवाब है आर्यों ने। लेकिन ये आर्य थे कौन? और इससे भी बड़ा सवाल, ये आए कहां से थे? देखिए, प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे डिबेटेड पहेलियों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं जो अक्सर होती है। आर्य शब्द किसी नस्ल या रेस को नहीं दिखाता। यह संस्कृत का एक शब्द है जिसका सीधा मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन। ये एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक पहचान थी, ना कि कोई नस्लीय पहचान। तो सवाल फिर से वहीं आ जाता है, अगर ये कोई नस्ल नहीं थे तो फिर इन लोगों का ओरिजिनल घर कहाँ था? इस पर आप समझिए, इतिहासकारों के बीच में दो मेन थियरीज हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक थ्योरी कहती है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, कहीं बाहर से नहीं आए। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है और जिसे ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं, वो ये है कि वो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया वाले इलाके से माइग्रेट करके भारत आए थे। और सच कहूं तो ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक सबूत इसी दूसरी थ्योरी की तरफ ही इशारा करते हैं। अब आप पूछेंगे सबूत क्या है? तो सुनिए, तुर्की में एक अभिलेख मिला है, बोगज कोई अभिलेख, जो करीब 1400 ईसा पूर्व का है। पता है उसमें क्या है? उसमें इंद्र, वरुण, मित्र जैसे देवताओं के नाम हैं। ये तो बिल्कुल वही देवता हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में है। इतना ही नहीं, ईरान के कस्साइट अभिलेखों में भी आर्यों जैसे नाम मिले हैं। अब सोचिए, भारत के बाहर मिले ये सबूत सेंट्रल एशियन थियरी को कितना मजबूत बना देते हैं, है ना? तो चलिए अब जानते हैं कि इन लोगों की जिंदगी अपने शुरुआती दौर में, मतलब जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तब कैसी थी। उस समय का समाज आप समझिए कबाइली था। छोटे छोटे कबीले थे जिन्हें जन कहते थे। और राजा कोई सम्राट नहीं था। उसका काम बस अपने जन की, अपने लोगों की रक्षा करना था। लोग ज्यादातर पशुपालक थे, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, अपने मवेशियों के साथ घूमते थे। और समाज में जो हायरार्की थी वो जन्म से नहीं, काम से तय होती थी। जो जैसा काम करता उसका वैसा स्थान। अर्थव्यवस्था की बात करें तो धन का मतलब था मवेशी, खासकर गाय। और धर्म, वो प्रकृति से जुड़ा था। इंद्र, अग्नि जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा होती थी। सदियों तक जिंदगी लगभग इसी ढर्रे पर चलती रही। सब कुछ वैसा ही था। लेकिन फिर करीब 1000 ईसा पूर्व में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। और वो खोज थी लोहा। जी हां, आयरन। बस इस एक धातु के ज्ञान ने खेती, हथियार, समाज, मतलब हर चीज की बनावट में एक क्रांति ला दी। और आप कह सकते हैं कि यहीं से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच एक साफ लकीर खिंच जाती है। तो अब हम वैदिक काल के दूसरे हिस्से में एंटर कर रहे हैं। ये एक ऐसा समाज था जिसे लोहे ने, आप कह सकते हैं, अपनी आग में तपाकर एक नया रूप दिया था। चलिए देखते हैं कि इस एक धातु ने क्या कुछ बदल डाला।
यहां पर बदलाव बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, राजनीति में जो छोटे छोटे कबीले यानी जन थे, वो अब बड़े बड़े राज्यों, जनपदों में बदल गए। समाज जो पहले काम के आधार पर फ्लेक्सिबल था, वो अब जन्म पर आधारित एक कठोर वर्ण व्यवस्था में बन गया। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब स्थायी खेती होने लगी तो समाज कॉम्प्लेक्स हो गया और इस व्यवस्था से सोशल कंट्रोल बनाए रखना आसान था। और अर्थव्यवस्था वो तो पूरी तरह बदल गई, पशुपालन से शिफ्ट होकर अब सेटल्ड एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गई। और उत्तर वैदिक काल में हुए यही बड़े बदलाव आगे चलकर भारत के पहले महान साम्राज्यों यानी महाजनपदों के उदय की वजह बने। इसे भारत की दूसरी शहरी क्रांति, द सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये सब हुआ कैसे? जरा इस फ्लो को समझिए। सबसे पहले आया लोहा। लोहे के औजारों से खेती में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। नतीजा, जरूरत से ज्यादा अनाज, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब जब खाने की कमी नहीं रही तो बड़ी बड़ी आबादियां एक ही जगह पर टिककर बसने लगी। और जब बड़ी आबादियां एक जगह बसती हैं तो क्या होता है? शहर बनते हैं, राज्य बनते हैं, और इन्हीं राज्यों से जन्म हुआ महाजनपदों का। तो आखिर इस पूरे युग की विरासत क्या है? इसने हमें क्या दिया? पहली चीज, हमारे पवित्र ग्रंथ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। दूसरा, वो वर्ण व्यवस्था जिसकी नींव यहीं पड़ी और जिसका प्रभाव आज भी समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। तीसरा, राज्य और राजतंत्र का आइडिया, वो भी यहीं से आया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इसी काल की जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उसी के रिएक्शन में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों का उदय हुआ। और अंत में मैं एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ रहा हूं कि हजारों साल बाद भी इस प्राचीन युग की जो सामाजिक और दार्शनिक विरासत है, उसका असर आज के भारत पर कैसे और कहां-कहां दिखाई देता है। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं।